टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, सब्जेक्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, इसका हमने 3 वीडियोस में इसको कंप्लीट किया है और अभी ये लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन आंसर्स के लिए फ्रेम किया है। तो इसमें हम क्या करें, कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेटा जैसे आप लोग देख सकते हो, हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है मोस्टली, और कॉम्पिटिटिव के लिए भी आपको ये हेल्प करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या क्वेश्चन है फर्स्ट यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स in 1.050 into 10⁻⁴। अब बेटा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो 10⁻⁴ होता है, यहाँ पे 10 की पावर कुछ भी आपका जो वैल्यू होती है, उसको आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स जब काउंट करने हैं, उसको आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ किस वैल्यू को देखना है, जो इस तरफ की वैल्यू होती है इस पूरे फॉर्मुलेशन में। तो क्योंकि ये हमने एक तरीके से अपना जो भी हमारा नंबर है उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। तो साइंटिफिक नोटेशन में जो n की वैल्यू होती है, सिर्फ उसी में से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं। तो बाय रूल्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो इस नंबर में कितने बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4, क्लियर। तो हियर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हियर। 10 की पावर को आपने इसमें नहीं कंसिडर करना जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू फाइंड करते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द एसआई यूनिट्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्लियर। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के यूनिट यहाँ पे केजी आ गए एंड वॉल्यूम के यूनिट हमने यहाँ पे ले लिए मीटर क्यूब। तो ये आ गया केजी पर मीटर क्यूब, या उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, केजी मीटर इनवर्स क्यूब, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन बेटा सिंपल हम लोगों ने पढ़ा है, अपने वीडियोस में हमने देखा है। मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, number of moles of one component to the total number of moles. Total number of moles means, for example, we consider our solution consists of two components, then number of moles, total number of moles will be n1 plus n2, and mole fraction निकालनी है तो n1 ऊपर रख लेंगे divided by n1 plus n2, ये मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कंपोनेंट की आ जाएगी। ऐसे आप मोल फ्रैक्शन सेकंड कंपोनेंट की इस तरीके से लिख सकते हो, लाइक दिस, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन इज व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय x, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना है। तो आप देख सकते हो पहली वैल्यू क्या है, 1.235, तो आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है, यहाँ तक रखना है। तो लास्ट में क्या है, 5 है, और हमने किया था कि अगर आपका जो लास्ट डिजिट 5 है तो उससे जो प्रीसीडिंग नंबर है, प्रीसीडिंग नंबर मतलब ये वाला 3, अगर वो आपका ऑड नंबर है तो आपने इसको क्या करना है, बाय 1 फैक्टर उसको हम इंक्रीज कर देंगे। तो हम यहाँ पे इंक्रीज ला देंगे तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी, 1.24, आंसर इज 1.24। ऐसे ही आपने यहाँ पे सेकंड केस में राउंडिंग ऑफ देखो, लास्ट में डिजिट क्या है, 5, ठीक है, लास्ट में डिजिट है 5, तो 5 के अकॉर्डिंग हम प्रीसीडिंग नंबर को बढ़ा भी सकते हैं और सेम भी रख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर तो ऑड नंबर है तो 1 से इंक्रीज करना है, अगर इवन नंबर है तो आपको सेम रखना है।
अब अगर हमने यहाँ पे सेम रख दिया तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1.22। दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज AZT। ये भी बेटा आपका एनसीईआरटी बुक में, क्योंकि फर्स्ट ही टॉपिक आपका फर्स्ट चैप्टर में है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें ये एक आपका नेम आता है दैट इज AZT। तो आपको इसको याद रखना है, दिस इज एजिडोथायमिडीन। क्लियर, एजिडोथायमिडीन। So this is here are some of the questions. Now we will come to the next slide. Next question. What is limiting reagent? Limiting reagent क्या होता है? बेटा reagent मतलब reactant, ठीक है। लिमिटिंग reagent हम किसको बोलते हैं? reactant को बोलते हैं। कौन सा reactant? जो पहले खत्म हो जाता है and which limit the amount of product formed in the reaction। ये हम सारा पहले बेटा पढ़ चुके हैं, उन्हीं को अब हम क्वेश्चन की फॉर्म में रिवाइज कर रहे हैं। तो हमने किया था, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव एनी रिएक्शन, फॉर एग्जांपल यू हैव दिस H2 plus Cl2 form 2HCl। क्लियर, तो यहाँ पे आपका यू नो दैट हियर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसका कितना मास है 2 ग्राम, और क्लोरीन आपका यहाँ पे कितना है, आपको पता है एक क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो दो का कितना हो गया 70, सॉरी 71 आ गया। ठीक है, ये आ गया 71। अब आपका यहाँ पे आप देख सकते हो कि 71 ग्राम जो है वो 2 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाइड्रोजन जो है हम कह देते हैं कि इट इज 1 ग्राम। ठीक है, आपके पास अवेलेबल हाइड्रोजन कितनी है 1 ग्राम, तो आपको 71 के साथ कितनी रिएक्ट करेगी 2 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपके पास हाइड्रोजन क्या है कम अवेलेबल है, जबकि आपको ज्यादा चाहिए फॉर कंप्लीट रिएक्शन। तो इसका मतलब हाइड्रोजन हमारे पास कम अवेलेबल है, तो हाइड्रोजन पहले खत्म हो जाएगी, 1 ग्राम जल्दी से खत्म हो जाएगा, 1 अभी और चाहिए इसको। ठीक है, वो है नहीं यहाँ पे, दिस मीन्स कि हाइड्रोजन आपका इस रिएक्शन में क्या रहेगा फिर लिमिटिंग रेजेंट। तो ये लिमिटिंग रेजेंट को आपको याद रखना है। Then next question comes, what is the relation between temperature in degree Celsius and degree Fahrenheit? तो ये सिंपल सा रिलेशन है बेटा, याद रखना। डिग्री Fahrenheit इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मतलब 9/5 को मल्टीप्लाई कर देना जितने भी डिग्री सेल्सियस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 9/5 इंटू 0 0 आ गया, प्लस 32, तो मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर कितना आ जाएगा 32। मतलब आपका 0 डिग्री सेल्सियस जो वो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर आ गया 32 फ़ारेनहाइट। क्लियर, इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन वन मोल। जैसे मैंने लास्ट भी आपको बताया कि मोल क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एज पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 मोल, आप इसके कुछ फॉर्मूलाज जो हैं वो लिख दीजिए, तब भी आपको फुल स्कोर मिलेगा। ठीक है, 1 मोल इज इक्वल टू, यू कैन राइट 6.023 to 10⁻23 पार्टिकल्स। राइट, इस तरीके से आप इसको लिख दीजिए, और भी आपने 2-3 फॉर्मूलाज किए थे आप उसको दे सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट फिर नहीं तो ये तो याद रख ही लेना आप लोग, है ना। 9th क्वेश्चन आ जाता है आपका कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब यू नो दैट कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2। कैल्शियम का मास बेटा होता है 40 प्लस क्लोरीन का मास होता है 35.5, और यहाँ पे क्लोरीन कितने 2, मीन्स दैट कम्स टू बी 71। ठीक है, 2 इंटू 35.5, ये आंसर आ जाएगा आपका 111, और यूनिट्स के आगे यू, दैट इज यूनिफाइड मास, ये मोलर मास के यूनिट्स आ गए। तो आपने यहाँ पे ये है क्या सिर्फ मोलर मास ही एक तरीके से, बट इसको हम क्योंकि ये हमारे पास क्या है सॉल्ट है, तो सॉल्ट के केस में हम मोलर मास को क्या बोल देते हैं फॉर्मूला मास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द लॉ कॉल्ड which deals with the ratios of volumes of gaseous reactants and products। ये आपने करा था बेटा, इसको क्या बोलते हैं गिब्स-सैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब बेटा यहाँ पे मैंने 2 मार्क्स क्वेश्चंस कुछ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के वो दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे गिव एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स।
तो ये मैंने कुछ दो दो डिफरेंस लिखे हैं, आपको याद रखना है थोड़ा। होमोजेनस मिक्सचर जो होता है, होमो वर्ड इज फॉर सेम, जीनस मीन्स कॉम्पोजिशन, मतलब जिसमें सेम कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट द सैंपल। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास शुगर एंड वाटर का मिक्सचर है, तो शुगर एंड वाटर के मिक्सचर में बेटा आप देख सकते हो कि शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कॉम्पोजिशन सेम होती है पूरे पूरे सोल्यूशन में, ठीक है, पूरे में एक जैसे फैले होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शुगर बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इधर कम है, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे क्या होता है, शुगर अच्छे से उसमें पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इट इज हैविंग सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द होल मिक्सचर, ठीक है। तो दिस इज होमोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर में पार्टिकल्स कैन बी सीन सेपरेटली बिकॉज it consists of two or more than two phases which have different composition। इसमें क्या होता है, composition different होती है मिक्सचर में, components की, components अलग अलग आप देख सकते हैं। then second difference आ गया आपका, that is components of such mixtures cannot be seen under a powerful microscope। आप इन components को अलग से देख नहीं सकते, जबकि heterogeneous mixture में components can be seen and there are visible boundaries of separation between different constituents and can be seen with naked eye। clear? उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन बाय हीटिंग कॉपर कार्बोनेट और कॉपर नाइट्रेट contains copper and oxygen the same ratio by mass, which law is illustrated by this observation and state the law also। state the law मतलब आपको स्टेटमेंट भी बताना है इस लॉ का। तो सबसे पहले देखो आपको क्या बना रहा है, वो कॉपर ऑक्साइड, वो कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो भी मिल जाता है, कॉपर नाइट्रेट को हीट करें तो भी मिल जाता है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड जो है वो इन दोनों से ही मिल पा रहा है, और इसमें जो कॉपर एंड ऑक्सीजन है वो कह रहा है कि सेम रेशियो में प्रेजेंट है बाय मास, मतलब उनका जो मास रेशियो फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड मास रेशियो कौन सा लॉ बताता है हमें, दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। अब इस पहले तो आपको लॉ बताना है, फिर आपको इसका स्टेटमेंट भी लिखना है। स्टेटमेंट आपको पता है, दैट इज ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम रेशियो बाय वेट। क्लियर? यहाँ पे आप इतना ही जस्ट लिख सकते हो बाय वेट, तो भी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा दिस इज सेकंड क्वेश्चन। अब उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग। इनके एम्पिरिकल फॉर्मूलाज लिखने। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, जो हमें सिंपलेस्ट रेशियो देता है ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो N2O4 आपका फर्स्ट वाला, N2O4 में आप सिंपलेस्ट रेशियो आप ऑब्टेन करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, इसको आप कट कर दो आपस में, 2 and 4, ये आपस में कट करके क्या रेशियो आ जाएगी, 1:2 की, यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया, NO2। तो दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला कौन सा बन गया, NO2। ऐसे आपका सेकंड वाला है, सेकंड वाले में क्या है आपका C6H12O6। अब इसमें आप देख सकते हो ये आपस में कट जाएंगे, 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1:2:1 की रेशियो आ गई। आप इसको ऐसे लिख सकते हो फॉर्मूला बना के, C1H2O1 मीन्स CH2O। दिस विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो हमें क्या दे रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो दे रहा है ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। क्लियर? तो सिंपलेस्ट रेशियो हमें यहाँ पे मिल रही है। ऐसे थर्ड वाला वाटर, वाटर के केस में तो सिंपलेस्ट रेशियो आपकी यही रहेगी, तो इसमें तो आपका वाटर ही एम्पिरिकल फॉर्मूला भी रहेगा। ऐसे ही आपका नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 इज व्हाट, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी आपस में कट कर दो तो क्या आ जाएगा, ओनली HO। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। ये मैंने आपको समझाया हुआ है, प्रिसीशन क्या होती है, रिपीट कर लेते हैं इसको। प्रिसीशन होती है आपकी 2-3 मेजरमेंट्स हैं, तो उनमें क्लोजनेस जो होती है उस वो हमें प्रिसीशन के बारे में बताती है कि हाउ मच आवर रिजल्ट्स दे आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, हम कोई भी मेजरमेंट्स करते हैं वो आपस में कितनी क्लोज है, जितना ज्यादा क्लोज होंगे उतना प्रिसाइज वैल्यूज है। सेकेंड टर्म आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हमें बताती है कि हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो मेजरमेंट है वो ट्रू वैल्यू के साथ, जो एक्चुअल रिजल्ट है उसके साथ कितना टैली करती है, उसके साथ कितनी
रिसेंबल कर रही है, ठीक है, तो दैट गिव्स अस एक्यूरेसी, मतलब हमारी एक्यूरेट कितनी है मेजरमेंट। प्रिसीशन बताता है, प्रिसीशन डजंट टेल अस अबाउट एक्यूरेसी, ठीक है, प्रिसीशन वाला एक्यूरेसी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एक्यूरेसी का मतलब है कि वो एक्यूरेट ही होगा, ठीक है। तो प्रिसीशन रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी, while accuracy is the agreement of our value with that of the true value of the result, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका फिफ्थ क्वेश्चन हमने यहाँ पे फ्रेम किया हुआ, डिफाइन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक्सप्लेन इट विद वन एग्जांपल। तो इसमें ये मैंने सारा आपको समझाया हुआ, यहाँ पे एक बार दोबारा से देख लेते हैं थोड़ा सा। When two elements combine to form two or more than two compounds, then different masses of one element which combine with fixed mass of other will be simple whole number ratio। पहले मैंने आपको बताया था, सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और वो दो तरह के कंपाउंड्स बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन का मास, हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करते हैं कि जो ऑक्सीजन का मास इन दोनों कंपाउंड्स में कार्बन के फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहा है, तो वो कितना है। जैसे यहाँ पे कार्बन का फिक्स मास हम दोनों में मान लेते हैं 12, ठीक है, 12 ले लेते हैं फिक्स मास। अब 12 के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना कंबाइन कर रहा है, 16, और दूसरे में 12 के साथ ऑक्सीजन कितना कंबाइन कर रहा है, 32 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मास है, ये आपस में आप देख पा रहे हो, दीज आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, ठीक है, आपस में कट कटा जाएगा ये, ठीक है, 1:2 की रेशियो आ जाएगी। तो 1:2 की रेशियो हम यहाँ पे बना सकते हैं। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है कि आपके जो नंबर हमें लास्ट में ऑब्टेन हो रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के मल्टीपल है और सिंपल होल नंबर रेशियो वैल्यूज है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारा, क्लोरीन हैज टू आइसोटॉप्स ऑफ एटॉमिक मास, this one and this one. Relative abundance of isotopes is this one and find the average atomic mass of chlorine। ये बेटा मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था, उसमें सेम चीज है, बस हमने क्वेश्चंस को जरा यहाँ पे फ्रेम कर लिया ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा इजी रहेगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था एवरेज एटॉमिक मास का, कि आपको मास नंबर लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना उसकी उस आइसोटॉप की जो अबंडेंस है, अबंडेंस मतलब वो कितना पाया जाता है, उस परसेंटेज के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ऐसे आपका दूसरे वाले को भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को आपने, दोनों की जो वैल्यूज ऑब्टेन होती है उसको प्लस कर देना है, तो जो आंसर आएगा उसके साथ में यूनिट लगा देने यू, ठीक है। तो दिस इज द, ये क्या आ गया आपका एवरेज एटॉमिक मास हमने फाइंड किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर की परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है। तो बच्चे परसेंटेज कॉम्पोजिशन जब भी आपको निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द, यहाँ पे बेटा ये चीज जो है ना, ये यहाँ पे आनी थी, मास ऑफ वन कंपोनेंट, या हम कह सकते हैं मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो ये हमें क्या दे देगा, मास परसेंटेज दे देगा। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर का, दिस इज द मोलर मास 18, ठीक है, और ये आपको यहाँ पे जो वाटर है, वाटर में यू नो दैट H2O, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि पहले हमने मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, तो हाइड्रोजन इसमें कितना है 2 ग्राम, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2 ग्राम मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास इसका कितना है 18, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली दिस 11.18%, ठीक है। तो इतना हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वाटर में, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, फिर ऑक्सीजन निकाल लेंगे। ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पे 16 ग्राम, 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 करेंगे मल्टीप्लाई 100, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 88.79। तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं आपको। पहले में देखो 1 2 3 4 5,
फर्स्ट है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट वाले में देखो लेफ्ट वाले जीरोस आप काउंट नहीं करते होते, आपको पता है रूल्स में हमने करा था। तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 1 2 3, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। इसमें देखो बेटा, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट वाले में देखो लेफ्ट वाला जीरो नहीं काउंट करना, तो 1 2 3, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। 9th क्वेश्चन आपका, एक्सप्रेस द रिजल्ट्स ऑफ फॉलोइंग कैलकुलेशंस टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें क्या करोगे बेटा, जैसे ये मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसको हमने निकाल दिया, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जो लास्ट वाला आपका डिजिट है इसमें, इसको आप राउंड ऑफ कर देना। ये आंसर आ जाएगा 0.0561। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाला कैलकुलेशन है, इसमें भी हमने आंसर निकाला इस तरीके से, तो इसमें भी राउंडिंग ऑफ कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.3 इंटू 10⁻⁴। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। दिस इज वन क्वेश्चन, दैट इज हाउ आर 0.50 मोल सोडियम कार्बोनेट एंड 0.50 मोल सोडियम कार्बोनेट डिफरेंट। आपका ये 0.50 मोल सोडियम कार्बोनेट एंड 0.50 मोलर, मोलर मतलब मोलैरिटी, इसकी मोलैरिटी इतनी है। ये कहता है किस तरीके से डिफरेंट है। एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब पहले इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो 0.50 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, उसका मतलब क्या है। अब आपको पता है कि 1 मोल जो होता है, जैसे 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट अगर हम देखें, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो इसका मास कितना होगा, दैट इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है, सॉरी 1 मोल ऑफ दिस इज सॉरी ये आ जाएगा 106। ठीक है, ग्राम। तो 1 मोल का मास कितना है, 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का। तो हमारे पास कितना यहाँ पे है, 0.50 मोल। 0.50 मोल का कितना हो जाएगा, दिस इज 106 इंटू 0.50, ये आंसर आ जाएगा आपका 53 ग्राम कैलकुलेट करके। ठीक है, ये आ गया 53 ग्राम, मतलब आपका 0.50 मोल जो है वो 53 ग्राम के बराबर है। अब ये जो है आपका 0.50 मोल सोडियम कार्बोनेट, उसका मतलब ये है कि 0.50 मोल जो है दे आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि 53 ग्राम जो है दैट इज प्रेजेंट इन 1, ये सिर्फ 53 ग्राम था। ठीक है, अब अगला जो केस है ये वाला, इसका मतलब है 53 ग्राम इन 1 लीटर। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन भी आ गया आपका। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे कुछ 3 मार्क्स क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, व्हाट इज द यूनिट फैक्टर मेथड। यूनिट फैक्टर मेथड, जो डायमेंशन एनालिसिस आपको करवाया था ना मैंने एक वीडियो में, तो दिस इज यूनिट फैक्टर मेथड, उसका क्वेश्चन है ये। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एसआई यूनिट्स, 93 मिलियन माइल्स डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। Method to convert units from one system to another is called unit factor method. Unit factor method किसको बोलते हैं, जो एक यूनिट से हम दूसरे यूनिट में कन्वर्जेंस करते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे 93 मिलियन माइल्स। ठीक है, अब मिलियन का मतलब होता है 10⁻6, ये बन गया 93 इंटू 10⁻6 माइल्स। क्लियर? अब 1 माइल इज इक्वल टू, आप ये थोड़ा सा याद रखें, दिस इज इक्वल टू 1.60934 किलोमीटर। ठीक है, इसको अगर आपने मीटर में चेंज करना है तो आप ऐसे करके 10⁻³ मीटर तक चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 1 माइल में इतने मीटर है। ठीक है, 1 माइल में इतने मीटर। अब 93 मिलियन माइल में अगर देखना तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 93 इंटू 10⁻6 माइल इंटू दिस थिंग। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। अब माइल माइल यूनिट तो कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में। दिस कम्स टू बी कितने मीटर। क्लियर? ये डायमेंशन एनालिसिस का एक न्यूमेरिकल मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट, तो यहाँ पे बेटा स्लाइड में देखिए सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे, राइट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स।
इसमें पहला डिफरेंस है बेटा, कंपाउंड्स जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑलवेज इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास होते हैं, और जो आपका मिक्सचर है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दे आर नॉट इन फिक्स्ड रेशियो, दे आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो बाय वेट। ठीक है, उसके बाद में कंपाउंड में बेटा ये वाला पॉइंट आएगा, दिस इज इन हेयर एंड दिस इज हेयर। ठीक है, कंपाउंड जो है दैट ऑलवेज होमोजेनस इन नेचर, और जो आपका मिक्सचर है ये मे और मे नॉट बी होमोजेनस इन नेचर। ऐसे आपका ये वाला पॉइंट बेटा इधर आएगा और ये वाला पॉइंट इधर आएगा। इसमें देखिए जो कंपाउंड है कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड बाय सिंपल मैकेनिकल मीन्स। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, तो वाटर में से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हम सिंपली ऐसे नहीं सेपरेट कर सकते ना, सिर्फ हम कुछ स्पेशल मेथड लगा के ही इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो जबकि मिक्सचर में क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय सिंपल मैकेनिकल मीन्स। जैसे हम कोई भी मिक्सचर लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर ले लो, तो हम उसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय एनी सिंपल क्या मैकेनिकल मीन्स हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है कंपाउंड्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं दे आर मिडवे बिटवीन दोज ऑफ इट्स sorry, this is again the difference of this again the point of this mixture, that is properties are midway between those of its constituents। दोनों की प्रॉपर्टीज वो शो करता है, जबकि जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स से उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, और ये दोनों जो मिक्सचर है उसकी प्रॉपर्टीज बीच में होती है। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम एटॉमिक मास एंड 1 मिलियन सिल्वर एटम्स वे इतना, कैलकुलेट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द सिल्वर। तो आप यहाँ पे देखिए जरा, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है कि आपके पास ये एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट दैट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। कभी भी किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं उसको ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है। एंड नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स यहाँ पे हमने कितने लिए थे, 1 मिलियन सिल्वर एटम्स। हमारे पास 1 मिलियन सिल्वर एटम्स मतलब 1 × 10⁻⁶ राइट सिल्वर एटम्स, दे आर हैविंग मास कितना, इतना मास। अब मास ऑफ ये तो है 1 मिलियन एटम्स का मास, अब हमें क्या निकालना है, हमें उसका ग्राम एटॉमिक मास निकालना है। ग्राम एटॉमिक मास मतलब कि 6 पॉइंट मतलब 1 मोल पार्टिकल्स का मास। तो 1 मोल पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.023 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर। उनका मास कितना हो जाएगा, दिस मास डिवाइडेड बाय 1 मिलियन मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। ये आंसर हमारा आ जाएगा 107.8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल। इसके लिए आपको सबसे पहले इथेनॉल का फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला होता है, C2H5OH। अब C2H5 में यू नो दैट कार्बन का मास होगा 12 और कार्बन कितने हैं यहाँ पे 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस हाइड्रोजन का मास होगा 1, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 5, प्लस ऑक्सीजन का मास होगा कितना 16, राइट। फिर आपका यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 16, देन ये हाइड्रोजन है दोबारा से, तो हाइड्रोजन को हम यहीं पे ले लेते हैं, 6 हाइड्रोजन कर देते हैं यहाँ पे, तो 1 × 6 कर दिया। ठीक है, अब इसको हम प्लस करते हैं, देखो कितना आया, ये दिस इज 24 प्लस 6 आ गया प्लस 16, कितना आया ये, दिस कम्स टू बी 16 और ये हो गया 2 × 2 4 46। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 46 ग्राम्स ये हमारा आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल। ठीक है, मोलर मास ऑफ इथेनॉल जो हमने फॉर्मूले से निकाल लिया। अब यहाँ पे परसेंटेज निकालनी हमें, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, तो हम सबसे पहले तो कार्बन की परसेंटेज निकाल लेते हैं। कार्बन इसमें फॉर्मूले में कितना 2, ठीक है C2 है, तो एक का मास 12 होता है, 2 का कितना हो गया 24। तो हम क्या करेंगे, जब मास परसेंटेज
जब हम परसेंटेज निकालेंगे कार्बन की, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी आ जाएगी, दिस कम्स टू बी 24 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 46 मल्टीप्लाई 100, ये आपका आंसर आ जाएगा 52.14%। ऐसे मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, फिर ऑक्सीजन निकालेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन की 6 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, दैट कम्स टू बी 13.13%। ऐसे ही ऑक्सीजन की निकालेंगे 16 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगी 34.73%। तो ये हमारा क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है और आपको कैलकुलेट करनी मोलैरिटी ऑफ NaOH which is prepared by dissolving 4 grams in enough water to make इतनी ml of solution। तो इसमें सबसे पहले तो आप मोलैरिटी बता दो कि क्या होती है। मोलैरिटी का फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। आप सिंपली मोलैरिटी का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है फॉर्मूले में, अब आप देखो वो उसका अगेन फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ दिया गया और कितना वेट उसका दिया गया है, दिस इज 4 ग्राम्स, मतलब गिवन मास कितना है 4 ग्राम्स। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सब्सटेंस है तो मॉलिक्यूलर मास भी इसका निकाल सकते हो। सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, दिस कम्स टू बी कितना आ जाएगा ये 9 और ये आ गया ये 40 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये 40 आ गया, यहाँ पे 40 से आप डिवाइड करोगे इसको, ठीक है, ये कट गया 10 आ गया 1/10, देखिए आप इसको 0.1, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.1 मोल्स। अब आपने क्या करना है 0.1 को यहाँ मोलैरिटी में सब्स्टिट्यूट करना, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, वो कितने है 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना 250 मिलीलीटर्स था, इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लो इसको 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। ये 1000 ऊपर चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करते 1000, ठीक है। अब ये और ये कट गए 25 टाइम 4, ठीक है, ये आ गया 0.4 आंसर आपका। और ये क्या निकाला हमने मोलैरिटी, राइट। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। अब आप यहाँ पे पहले देखो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का एक प्रॉपर फॉर्मूला है C2H5OH, ठीक है। तो ये क्या है कंपाउंड है, और कंपाउंड क्या होता है मतलब इसमें फिक्स रेशियो है एटम्स की, कार्बन 2 है 2 ही रहेंगे, जहां से मर्जी इथेनॉल ले लो, हाइड्रोजन 6 रहेंगे, ऑक्सीजन 1 रहेगा, तो एटम्स की रेशियो जो है फिक्स रहेगी, उनके वेट्स की रेशियो भी फिक्स रहेगी, तो इट इज ए कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल आपका क्या है प्योर सब्सटेंस। फिर उसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी O2 फार्मूला है, जिसका किसी भी सब्सटेंस का अगर एक एग्जैक्ट फार्मूला है तो वो कंपाउंड वो सब्सटेंस आपका कंपाउंड होगा। जिसका एक फिक्स्ड फार्मूला नहीं बनता वो हमारा मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी आपका क्या है प्योर सब्सटेंस है, कार्बन का भी सिंबल होता है, कार्बन का फॉर्मूला होता है, तो दिस इज अगेन प्योर सब्सटेंस। ऐसे डिस्टिल्ड वाटर आप यहाँ आपका यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर का भी फॉर्मूला है H2O, ऐसे करके आप फॉर्मूला लिख दोगे, दिस इज अगेन प्योर सब्सटेंस। उसके बाद आप मिक्सचर में एग्जांपल दे सकते हो ब्लड की, ठीक है, स्टील की, जिनके फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, उसमें स्टील किसका बना होता है आयरन, और आयरन में कार्बन मिक्स होता है, ठीक है, और वो किसी भी रेशो में मिक्स किए जा सकते हैं तो उससे स्टील बनता है, तो स्टील इज मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के लिए क्या रूल्स होते हैं ये आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था, कि अगर तो लास्ट में मोर देन 5 आता है तो प्रोसीडिंग नंबर जो है इसको इंक्रीज करना बाय 1, और अगर लास्ट में 5 से कम आता है प्रोसीडिंग नंबर को सेम रहने देना है, अनचेंज रहने देना है। थर्ड पॉइंट है जो आपको याद रखने वाला है मोस्टली, दैट इज कि अगर लास्ट वाला डिजिट आपका 5 है तो जो प्रोसीडिंग नंबर है उसको ध्यान से, अगर तो ऑड नंबर है आपका वो, तो फिर उसको 1 से इंक्रीज करना है,
अगर वो इवन नंबर है तो उसको सेम रखना है। ठीक है, ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास क्या होते हैं? तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is defined as the average relative mass of an atom of an element as compared to mass of carbon 12 isotope. ये पहले सारा कर चुके हो आप। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास के बोलते हैं, ओनली द डिफरेंस इज कि ये आयनिक कंपाउंड का मास होता है। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन विद टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको रखने हैं। जैसे यहाँ पे है तो आप इसको ले जाओ यहाँ पे, ठीक है, 4 के आगे, तो आप कितना आगे लेके गए? 10 पावर, आप इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो गया 4.28 इंटू 10⁻³ ऐसे ये वाला आपका, यहाँ पे आप डेसिमल क्रिएट करोगे। यहाँ पे आपने डेसिमल क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इनकी आप डेसिमल इधर से उठा के यहाँ पे लेके गए, तो पीछे लेके गए तो 10⁻5 प्लस में आएगा, और ये आ गया 2.3। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू, उसमें डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे ले जाओगे, 2.00 ऐसे करके आ जाएगा, तो 2.0 लिख दोगे और 10 की पावर कितना पीछे लेके गए? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 52 मोल्स ऑफ आर्गन में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। आपको पता है 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 × 10⁻23। तो 52 मोल्स में कितने हो जाएंगे? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ गया 3.131 10⁻25 एटम्स ऑफ आर्गन। ऐसे सेकंड क्वेश्चन आपका, इसका सेकंड पार्ट है 52 यू ऑफ हीलियम। तो आप याद रखना, जो एटॉमिक मास 4u है, जैसे तो 4u कितने क्वांटिटी का मास है? दिस इज ऑफ 1 एटम। ठीक है, यानी कि आप बोलोगे कि 4u जो है हीलियम का मास, वो किसके बराबर है? 1 एटम। ठीक है, 1 एटम का मास है वो। तो अगर आपको यहाँ पे कितने 52u निकालना है, 52u का निकालना है कि कितने एटम्स होंगे, तो 1/4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 52 आ जाएगा, तो ये कम्स टू बी 13। यानी कि 13 एटम्स जो है ऑफ हीलियम, उसका मास होगा कितना? दिस वन दैट इज 52u। ठीक है, 52, देखो ग्राम अलग चीज होती है, यू अलग चीज है। यहाँ पे ग्राम का मतलब 1 मोल का मास, यू का मतलब 1 एटम का मास। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ हीलियम ये 4 ग्राम पर मोल है। ठीक है, 4 ग्राम ऑफ हीलियम में इतने एटम्स हैं, 52 में कितने हो जाएंगे? तो इसको हम इस तरीके से निकालेंगे, आंसर आएगा 8। नेक्स्ट चलते हैं, 5 मार्क्स क्वेश्चन आगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला? ये हमें एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले याद रखना है होता क्या, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, whereas molecular formula represents exact number of different types of atoms present in the molecule. फॉर एग्जाम्पल, अब आपने ऐसे टेबल सा फ्रेम कर लेना है, लास्ट उसमें मैंने वीडियो में भी समझाया था आपको। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी एटम्स प्रेजेंट है आपके कंपाउंड में, उनके सिंबल लिख लोगे, फिर उनकी परसेंटेज लिख लोगे, फिर परसेंटेज को ग्राम्स में लिख लेंगे। ठीक है, फिर आपने उसके एटॉमिक मासेस भी लिखने हैं आगे। ठीक है, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मासेस, फिर आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे सबके, फिर नंबर ऑफ मोल्स को आपने लीस्ट नंबर के साथ, जो इनमें तीनों में लीस्ट नंबर होगा उसके साथ डिवाइड करना है। जैसे आपका लीस्ट नंबर क्या है? 2.018। ठीक है, आप इसको भी 2.018 से डिवाइड करोगे, इसको भी करोगे, इसको भी करोगे, आंसर इसमें आ गया 1। इसमें डिवाइड करने के बाद आया 2, इसमें भी 1 आया, तो क्या रेशियो आई? 1:2:1। यानी कि C कितना 1, H कितना 2, और क्लोरीन कितना 1। तो फार्मूला बन गया CH2Cl। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि आपने इस एम्पिरिकल फार्मूला से मास निकालना है। एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास, वो कैसे निकालोगे? इसका मास हो गया 12 प्लस इसका मास हो गया 2 ग्राम प्लस इसका मास आ गया 35.5, दिस कम्स टू बी 49.5। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? एम्पिरिकल फार्मूला मास।
एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, अब ये जो एम्पिरिकल फार्मूला मास आपका आ गया, अब आपने क्या करना है, एन का फार्मूला लगाना है। एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब देखिए यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर मास न्यूमेरिकल में मोलर मास इज गिवन टू यू कितना 98.96। तो आप क्या करोगे, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास आपका कितना है 98.96 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, वो कितना है 49.5। ठीक है, 49.5, ये आंसर आपका आ जाएगा नीट इक्वल टू 2। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करोगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालोगे, इट इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एन आपका कितना है 2, एम्पिरिकल फार्मूला आपका क्या है CH2Cl। इसको आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा C2H4Cl2। ये आपका लास्ट में आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके साथ नेक्स्ट चलेंगे। ये क्वेश्चन है, देखो, डाई नाइट्रोजन एंड हाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें देखो क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 into 10⁻³ grams dinitrogen react with 1 into 10⁻³ grams of dihydrogen, then will any of the two reactant remain unreacted? बस बचा रहेगा एक, जो इसमें कोई अगर लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो। इफ यस, विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, इसका मास कितना बचा रहेगा। तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख लीजिए इस तरीके से, नाइट्रोजन प्लस 3H2 फॉर्म्स 2NH3। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 मोल डाई नाइट्रोजन जो है, डाई नाइट्रोजन का मास होगा 28 ग्राम। ठीक है, 1 मोल ऑफ डाई नाइट्रोजन वो रिएक्ट कर रहा है कितने मोल हाइड्रोजन के साथ, 3 मोल के साथ, टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब हमारे पास डाई नाइट्रोजन कितनी अवेलेबल थी, इतनी। हम देखेंगे कि ये कितने नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो दिस कम्स टू बी, ये 3 के साथ कर रहा था, मतलब 6 ग्राम के साथ कर रहा था। आप लिखो 6 ग्राम डिवाइडेड बाय 28 ग्राम मल्टीप्लाई 2 into 10⁻3। ठीक है, 2 into 10⁻3, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे निकाला है सॉल्व करके, दिस कम्स टू बी 428.6 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। नाउ द अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोजन इतना अवेलेबल है। ठीक है, तो हमारे पास जो डाई नाइट्रोजन है वो इतने के साथ रिएक्ट कर रही है, जबकि अवेलेबल इतना है। इसका मतलब कि डाई हाइड्रोजन तो आपके पास ज्यादा अवेलेबल है, जबकि रिएक्ट वो कम के साथ कर पा रही है नाइट्रोजन। इसका मतलब कि नाइट्रोजन हमारी कम है, तो नाइट्रोजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब हमने नाइट्रोजन से अमोनिया भी निकालना है। हम कहेंगे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, 34 ग्राम्स। ये 17 होता है ना, इसका मास आपका आ गया 14 प्लस हाइड्रोजन का आ गया यहाँ पे 3, तो ये बन गया 17, और यहाँ पे है कितने अमोनिया 2, मतलब 34। यानी कि 28 ग्राम जो है, ये 28 ग्राम वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 34 ग्राम अमोनिया। तो हमारे पास कितना अवेलेबल था, 2 into 10⁻3। ठीक है, तो 2 into 10⁻3 मतलब 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगा वो, ये आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई 2000। ये आंसर आ जाएगा 2428.57 ग्राम। इतना हमें क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सेकंड पार्ट का आंसर देखो, विल एनी ऑफ द रिमेन अनरिएक्टेड, क्या कुछ बचा रह जाएगा। तो नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट, तो हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड। अब इफ यस देन विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, कितना वो बचा रह जाएगा। तो मास ऑफ डाइहाइड्रोजन लेफ्ट अनरिएक्टेड कितना आएगा, 1000 ग्राम माइनस जो आपका रिएक्ट किया था 428.6, वो उसमें से माइनस कर दो, आंसर आ गया 571.4 ग्राम। तो ये हमारा हाइड्रोजन जो है वो बचा रह जाएगा, जो अनरिएक्टेड रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेल्डिंग फ्यूल कंटेन, ये आपका एनसीईआरटी का बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे ले रहे हैं कि वेल्डिंग फ्यूल गैस जो है उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर हम उसका कुछ सैंपल ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो वो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देगा, इतना वाटर देगा एंड नो अदर प्रोडक्ट्स।
वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू, उसका वेट भी दिया हुआ, 10 लीटर का वेट दिया हुआ, यहीं से आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लोगे। अब कैलकुलेट द लास्ट में निकालना है एम्पिरिकल मास, मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसको बेटा बड़े ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे आपके पास जो आपके कंपाउंड्स हैं, जो आपका कंपाउंड है उसमें वो कह रहा है कि कितने एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन एंड हाइड्रोजन दो तरह के एलिमेंट्स हैं उसमें, और वो कह रहा है उसको ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करो तो वो क्या मिल रहा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड में देखें कि मास कितना होता है, 44 ग्राम्स, ठीक है। वाटर में मास कितना होता है, 18 ग्राम। तो अब यहाँ से हम एक चीज निकालेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से हमें कार्बन का अमाउंट पता चल जाएगा। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें कितने ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम, ठीक है। तो हमारे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड था, 3.38। तो 3.38 में देखो यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास CO2 जो है मतलब 44 ग्राम्स जो है उसमें कार्बन कितना है, 12 ग्राम, ठीक है। तो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 3.38। ये आंसर आपका आ जाएगा 0.9217 ग्राम, कितना आंसर आ गया, ठीक है। मतलब ये हमारे पास क्या है, कार्बन है, कार्बन का अमाउंट आ गया। अब हम निकालेंगे वाटर। वाटर में हम देखते हैं कि 18 ग्राम इसका मास होगा, तो हम कहेंगे कि इसमें हाइड्रोजन कितना, 2 ग्राम, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कितना, हमारे पास वाटर था 0.690 ग्राम, तो इसमें कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 2/18 इंटू 0.690, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका 0.0767 ग्राम। आपके पास ये आंसर आ गया और ये आंसर आ गया, ये वाला, इस वन, इस वन, ठीक है। अब आपको ये दोनों को प्लस कर लेना और ये आंसर आया इतना, यानी कि परसेंटेज अगर निकालनी है इनके अलग अलग से तो 0.9217 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100, 80% आ गई। ऐसे हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाली, इतनी आ गई। मोल्स ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड निकाले, इतनी आ गई। नेक्स्ट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाले, तो 7.68 डिवाइडेड बाय 1, इतना आंसर आ गया। रेशियो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन इन द कंपाउंड, तो ये निकाल लीजिए, रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन 1:1 की रेशियो आ गई। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया, CH, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करोगे, आप बोलोगे 10 लीटर जो है उसका मास तो दिया हुआ कितना, 11.6 ग्राम, तो हमारे पास 22.4 लीटर ये हमें दे देगा मोलर मास। तो ये कैसे निकालेंगे, 11.6 डिवाइड बाय 10 इंटू 22.4 लीटर्स, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका 25.984 ग्राम और इक्वल टू 26 ग्राम, ठीक है। मोलर मास कितना आ गया, 26 ग्राम। अब हम एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपका क्या था, CH, यानी कि 12 प्लस 1 यानी कि 30, ठीक है। अब हम यहाँ पे N फाइंड करेंगे, तो N इज इक्वल टू आपका आ जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मोलर मास कितना हमारे पास कितना आया, दिस इज द मोलर मास 26 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आया, 13 ग्राम। इसको आपस में सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा 1:2 की रेशो, यानी कि N इज इक्वल टू 2 आया आपका। अब यहाँ पे आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या था, CH, उसको आप क्या करोगे, N से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, CnHn। अब N आपका कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लगा दो, ये फार्मूला बन गया C2H2, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस मैंने स्लाइड में लिए हैं।
जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 160 एंड 160.0 सेंटीमीटर। तो 160 में आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि 160.0 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली इट इज हैविंग ग्रेटर एक्यूरेसी। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द कंबशन ऑफ मीथेन व्हाट इज द लिमिटिंग रीजन एंड व्हाई। तो मीथेन में मीथेन ही आपका लिमिटिंग एजेंट होगा, क्योंकि मीथेन की जब हम कंबशन करेंगे तो दूसरा एलिमेंट क्या, ऑक्सीजन, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन होगा। अब ऑक्सीजन एयर का कंपोनेंट है तो एक्सेस अमाउंट में होगा, विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मीथेन बर्न्ड, वो उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। तो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन जिसके ऊपर डिपेंड करती है वो आपका लिमिटिंग रीजन होगा। तो मीथेन यहाँ पे लिमिटिंग रीजन है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आपके पास दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, उनकी परसेंटेज दे रखी है, उनके रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स भी दे रखे हैं, और आपको एटॉमिक मास फाइंड करना है दोनों एलिमेंट्स का, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है। तो इस तरीके से अब इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो आपको रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखना है, वो आता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है, यहाँ पे आएगा एटॉमिक मास। अब यहाँ से एटॉमिक मास को आप इधर ले जाओ और ये रिलेटिव नंबर को इधर ले आओ, तो फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। अब परसेंटेज जैसे ए की है वो 70 है, और ए की रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कितने 1.25, तो ये कर कैंसिल करके इसको आ गया 56। ये 56 आपका क्या है, एटॉमिक मास ऑफ ए। ऐसे बी का एटॉमिक मास निकाल लीजिए, उसका परसेंटेज डिवाइडेड बाय उसके नंबर ऑफ मोल्स, ये आ गया 16। तो ये 16 हमारा इसका एटॉमिक मास आ गया। अब हम यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ये हम टेबल बना लेंगे पहले सिंपल सा। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, ये दोनों के लिख दिया हमने, फिर उसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद में उसको सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना रेशियो में। तो कैसे करोगे, जहाँ पे 1.5 है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 आ गया, ठीक है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले फैक्टर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 2, यानी कि हमारे पास ये 2 और ये 3 आए, यानी कि फॉर्मूला बन गया ए और बी दो कंपोनेंट थे, ए 2 बन गया बी 3 बन गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे n निकालेंगे, n मतलब आपका जो n फैक्टर हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब मोलर मास आपका कितना है 160, दैट इज गिवन टू यू, ये वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, वो आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, ए कितने 2 है, तो ए का मास है यहाँ पे आपने देखा 56, तो 2 इंटू 56 आ गया, प्लस बी का मास कितना है यहाँ पे 16, तो ये आ गया 3 इंटू 16, ठीक है। ये आंसर ये भी सॉल्व करके आ जाएगा 160, यानी कि ये जो एन निकाला आपने कैसे निकाला 160.160 करके इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे ये 1 आ गया, एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लो। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू फार्मूला लगाओगे एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब एन आपका कितना आया 1, एम्पिरिकल फार्मूला आपका क्या था A2B3, यानी कि आपका आंसर क्या बच गया A2B3, आपका क्या आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये हमारी वीडियो थी रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, हमने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी रिवाइज कर लिए। थैंक यू।